राष्ट्रपति पद के लिए हो रही अपनी उम्मीदवारी की चर्चा पर शरद पवार ने लगाया विराम, बताया आधारहीन। शिवसेना नेता संजय राउत का बड़ा बयान, बिना किसी बड़े चेहरे के 2024 में मोदी को हराना मुश्किल। राउत ने कहा शरद पवार हैं बहुत बड़ा चेहरा, मोदी के विरुद्ध सही उम्मीदवार। है कि आज सबसे सीनियर नेता शरद पवार साहब हैं, जिनको सब लोग चाहते हैं। वो लोग भी चाहेंगे कि शरद पवार साहब के हाथ में नेतृत्व इस फ्रंट का होना चाहिए। मनी लॉन्ड्रिंग केस में ईडी की जांच में नहीं शामिल होंगे पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख। देशमुख के वकील ने कहा लगता है ईडी हैरेसमेंट कर रही है, न कि जांच। कई बार समन के बाद भी ईडी के सामने पेश नहीं हुए देशमुख। 100 करोड़ के वसूली केस में मनी लॉन्ड्रिंग की जांच कर रही है ईडी। ईडी ने देशमुख की पत्नी को भेजा है मनी लॉन्ड्रिंग केस में समन। पहले देशमुख के बेटे से भी पूछताछ कर चुकी है ईडी। नाना पटोले ने फिर बिना नाम लिए एनसीपी के खिलाफ दिया बयान। बोले 2014 में कांग्रेस को मिला था धोखा और उसी को ध्यान में रखकर 2024 की तैयारी कर रही है कांग्रेस। मुंबई में बढ़कर आए कोरोना के केस। 24 घंटों में 635 मामले, 4 दिन से 500 के नीचे आ रहे थे केस। मुंबई में दोनों वैक्सीन लगवा चुके लोगों को लोकल में चलने की इजाजत देने के सवाल पर स्वास्थ्य मंत्री राजेश टोपे ने कहा हम पॉजिटिव। महाराष्ट्र में 24 घंटे में कोरोना के 8,602 नए केस, 170 की मौत। पुणे में दुल्हन ने गाड़ी के बोनेट पर बैठकर बिना मास्क करके करवाया फोटोशूट, वीडियो वायरल, पुलिस ने केस दर्ज किया। उत्तराखंड के बाद गोवा में आम आदमी पार्टी का चुनावी बिगुल, 300 यूनिट फ्री बिजली देने का केजरीवाल ने किया आह्वान। हर परिवार को हर महीने 300 यूनिट बिजली तक मुफ्त दिया जाएगा। गोवा के दौरे पर केजरीवाल ने बीजेपी पर साधा निशाना, कांग्रेस को भी लपेटा। कहा अब गोवा के लोग बदलाव चाहते हैं, दोनों से परेशान हो चुके हैं। गुजरात के कच्छ में जबरदस्त बारिश, सड़कों पर आई बाढ़। गुजरात के पोर्ट पर रस्सी टूटने से रेल इंजन गिर गया, बड़ा हादसा होते हुए टला। 16 जुलाई को गुजरात को कई परियोजनाओं की सौगात देंगे पीएम मोदी। गांधीनगर के 5 स्टार होटल वाले स्टेशन का भी उद्घाटन। मुंबई में बुधवार से सीएनजी पीएनजी के बढ़े दाम। सीएनजी के दाम ₹2.58 प्रति किलो, पीएनजी में 55 पैसे की बढ़ोतरी। मुंबई एयरपोर्ट की कमान संभालने के बाद अडानी ग्रुप ने किया हजारों नई नौकरियां देने का वादा। सीवीके ग्रुप से किया टेक ओवर। 134 अंकों की बढ़ोतरी के साथ 52,904 पर बंद हुआ सेंसेक्स। 41 अंकों की बढ़ोतरी के साथ 15,853 पर पहुंचा। 12.07% हुई जून में होलसेल महंगाई दर। रसोई गैस 31.44%, पेट्रोल 60% महंगा। 2020-21 में जीएसटी अधिकारियों ने 35,000 करोड़ की टैक्स चोरी पकड़ी। फ्रॉड करने वाले 426 लोगों को गिरफ्तार किया। गुजरात में देश का सबसे बड़ा सोलर पार्क लगाएगी एनटीपीसी 2032 तक। गैर पारंपरिक स्रोतों से 60,000 मेगावाट बिजली बनाने का लक्ष्य। करीना कपूर की प्रेगनेंसी पर लिखी किताब की टाइटल बाइबल ऑफ प्रेगनेंसी के खिलाफ बीड में एक क्रिश्चियन ग्रुप ने की पुलिस में शिकायत। धार्मिक भावनाएं आहत करने का आरोप। नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक। आपके साथ मैं हूं सईद अंसारी। स्वागत है आपका मुंबई मेट्रो में। एनसीपी के प्रमुख शरद पवार ने अपने राष्ट्रपति पद का उम्मीदवार होने की चर्चाओं को विराम दे दिया है। शरद पवार ने इस तरह की चर्चा को निराधार बताया और साफ कहा कि चुनावी रणनीतिकार प्रशांत किशोर से उनकी इस बारे में किसी तरह की कोई बातचीत नहीं हुई। पिछले कुछ समय से ये चर्चा चल रही थी कि चुनाव रणनीतिकार प्रशांत किशोर 2024 के लिए विपक्ष को मोदी के खिलाफ साथ लाने की कोशिश कर रहे हैं। प्रशांत किशोर हाल ही में शरद पवार और राहुल गांधी से मिले हैं, पर इसके बाद अचानक चर्चा शुरू हो गई कि प्रशांत किशोर शरद पवार की राष्ट्रपति पद की दावेदारी के लिए काम कर रहे हैं। अगर बीजू जनता दल के नवीन पटनायक विपक्ष के साथ आ जाएं, तो प्रशांत किशोर के मुताबिक बात बन सकती है। राष्ट्रपति का चुनाव अगले साल होना है।
पर शरद पवार ने खुद आगे बढ़कर इन चर्चाओं पर विराम लगा दिया है। शरद पवार ने आज तक के साहिल जोशी से कहा, ये बिल्कुल निराधार है कि प्रशांत किशोर ने मुझसे राष्ट्रपति चुनाव को लेकर बात की। इसका सवाल ही नहीं उठता। मुझे नहीं पता कि राष्ट्रपति चुनाव को लेकर उन्होंने क्या गणित लगाया है। मेरी उनसे गैर राजनीतिक मुलाकात थी और उसमें सामान्य बातें हुई। 2024 को लेकर कोई भी बात नहीं हुई। इस बीच शिवसेना नेता संजय राउत का बयान आया कि विपक्ष के पास मोदी का मुकाबला करने के लिए कोई चेहरा नहीं है। जब तक चेहरा ना हो विपक्ष की बात नहीं बनने वाली और ये चेहरा शरद पवार हो सकते हैं। इस देश के राजनीति में अगर आप सत्ताधारी पार्टी छोड़ दीजिए, मैं विरोधी पार्टी की बात कर रहा हूं, सत्ताधारी पार्टी से ज्यादा बड़े बड़े दिग्गज विरोधी पार्टी में बैठे हैं। हर स्टेट में एक एक बादशाह बैठा है, हर स्टेट का बादशाह है। ममता जी है वहां, शरद पवार साहब है, चंद्रा बाबू है, लालू यादव जी है, अखिलेश जी है। ये तो अपने राज्य में बड़े बड़े नेता है और अपनी उनकी जमीन पर मजबूती से खड़े हैं। अब ये सब एक साथ आना बहुत मुश्किल था और है आज भी। और आने के बाद नेता कौन? सबसे बड़ी दिक्कत तो ये फ्रंट का नेता कौन, ये पहले तय होना चाहिए। आज मोदी जी के सामने अगर आपको लड़ना है तो एक चेहरा चाहिए। संगठन है सबका नीचे, बीजेपी से भी ज्यादा मजबूत संगठन है हमारा सबका। प्रशांत किशोर के उद्धव ठाकरे, जगन रेड्डी, ममता बनर्जी, अरविंद केजरीवाल और स्टालिन जैसे मुख्यमंत्रियों के साथ अच्छे रिश्ते माने जाते हैं। इसलिए कहा जाता है कि विपक्ष को एक साथ जुटा पाने की कोशिश उनके लिए थोड़ी आसान हो सकती है, पर सबसे बड़ी चुनौती है कांग्रेस को साथ लाने की। मुंबई से साहिल जोशी और दिल्ली से अशोक सिंघल के साथ आज तक ब्यूरो। मुंबई में लोकल में अब सफर जल्द ही शुरू होने वाला है, क्योंकि मुंबई में कोरोना पर काबू पाने के बाद दोनों वैक्सीन लगा चुके लोगों को मुंबई लोकल में सफर करने की मांग लगातार जोर पकड़ रही है। स्वास्थ्य मंत्री राजेश टोपे ने कहा है कि हम सकारात्मक रुख अपना रहे हैं और इस पर जल्द ही फैसला ले लेंगे। बीएमसी ने महाराष्ट्र सरकार को लिखा है कि वैक्सीन की दोनों डोज लगवा चुके मुंबई आ रहे यात्रियों को आरटी-पीसीआर टेस्ट रिपोर्ट से छूट दी जाए। महाराष्ट्र के दूसरे एयरपोर्ट पर ऐसे यात्रियों से पहले से ही आरटी-पीसीआर टेस्ट की नेगेटिव रिपोर्ट नहीं मांगी जा रही। ये छूट मुंबई आने वाले रेल यात्रियों को भी देने की चर्चा है। ऐसे में मांग उठ रही है कि दोनों डोज लगवा चुके लोगों को लोकल में भी चलने की इजाजत मिलनी चाहिए। लोकल मुंबई की लाइफलाइन है। सरकार का कहना है कि वो इस मुद्दे पर पॉजिटिव है। एक जरूर है कि जो महाराष्ट्र में एयरपोर्ट पे आने वाले जो भी लोग हैं उनको हम विद इन 48 आवर्स हम उनका जो एक तो उन्होंने ये दिखाना चाहिए कि उन्होंने उनका नेगेटिव है, ये दिखाना चाहिए। ऐसा था, लेकिन अभी हमने वैक्सीनेशन अगर उन्होंने 2 किए हैं, ऐसा भी अगर सर्टिफाई किया तो भी हम उनको एंट्री इन द महाराष्ट्र दे रहे हैं। हम इसके ऊपर सभी ऐसे जो निर्णय हैं जो इकोनॉमी से संबंधित है जरूर और लोगों को जो खास तौर पर राहत दिला सकते हैं उसके ऊपर पॉजिटिव ही है। मेरा पर्सनल व्यू भी पॉजिटिव। मुंबई में कोरोना की दूसरी लहर के बाद सिर्फ एसेंशियल ड्यूटी पर जाने वाले स्टाफ को ही लोकल में सफर की इजाजत है। बीजेपी मांग कर रही है कि सरकार आम लोगों के लिए जल्द लोकल चलाए या फिर लोकल नहीं चलने से उन्हें हो रहे नुकसान के लिए भत्ता दे, वरना बीजेपी प्रदर्शन करेगी। तो जो मुंबईकर है उस मुंबईकर को उसको ऑफिस जाने के लिए, उस पर काम पे जाने के लिए जिस प्रकार से उसको वाहन चाहिए वो सबसे सस्ता लोकल माना जाता है। उस पर बंदी क्यों, उस पर बैन क्यों, ये हमारा सवाल है। आज टैक्सी, आज मुंबईकर को टैक्सी, रिक्शा, प्राइवेट बस, एसटी इससे ट्रैवल करना पड़ता है, जिससे उससे बहुत सारा उसका पैसा खर्च होता है। उसका बजट इस प्रकार से आज डिस्टर्ब हो चुका है। हमारी ये मांग है, एक तो लोकल से तुरंत प्रवास करने के लिए अलाउ करो, अन्यथा मुंबईकर को 5,000 रुपये एक ट्रैवलिंग अलाउंस सरकार, राज्य सरकार की तरफ से दिया जाए, ये हमारी मांग है। मुंबई में अगर कोरोना संक्रमण की बात की जाए तो पिछले 24 घंटे में 635 केस आए हैं और 10 लोगों की मौत हुई है। मुंबई में इस वक्त एक्टिव केस करीब 7,000 है। कंटेनमेंट जोन की संख्या 75 है।
शहर का रिकवरी रेट 96% पहुंच चुका है और डबलिंग रेट 928 दिन है। मेडिकल एक्सपर्ट्स की सलाह है कि इकोनॉमी को ट्रैक पर लाना भी जरूरी है, पर डबल वैक्सीन के बाद भी सुनिश्चित करना होगा कि कोविड प्रोटोकॉल का पालन हो। हवाई जहाज के लिए, एयर ट्रैवल के लिए किया गया है, वो रूल ट्रेन्स के लिए भी लागू किया जा सकता है। लेकिन ये ध्यान में रखना बहुत जरूरी है कि टेम्परेचर चेक्स बहुत स्ट्रिक्ट होने चाहिए और मास्किंग बहुत स्ट्रिक्ट होना चाहिए, ताकि फिर ये 3 लेयर्स की 2 डोजेस वैक्सीन मिल चुके हैं, प्लस टेम्परेचर चेक किया जा रहा है, प्लस वैक्सीन प्लस मास्क अगर आप पहन रहे हो, ये जो सीरियल स्टेप्स है, चेक्स है, उससे शायद हम प्रिवेंट कर पाएंगे कि कोविड ट्रैवल के थ्रू फैले नहीं। हम जानते हैं कि कोई भी मेथड 100% सेफ नहीं है। जब आपको अपना इकोनॉमी खोलना है तो कोई भी मेथड 100% सेफ नहीं होगा, लेकिन जितना ज्यादा चेक्स हम रखें उतना ज्यादा हम सेफ रह सकते हैं। यानी आखिरी फैसला प्रदेश के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे द्वारा लिया जाएगा। अब मुंबई में केस लोड कम हो रहा है, यही कारण है कि लोगों की मांग भी बढ़ रही है और ऑपोजिशन का दबाव भी। लेकिन ना तो लोगों की सुरक्षा को अनदेखा किया जा सकता है और ना ही वायरस की ताकत को। फैसला कठिन होगा। कैमरा पर्सन अनिकेत चौहान के साथ पंकज उपाध्याय, मुंबई, आज तक। आप देख रहे हैं मुंबई मेट्रो। भारत के 5 लड़के बिना पासपोर्ट के ईरान में फंस गए। उन्हें एक झूठे केस में जेल में डाल दिया गया। अदालत ने उन्हें बेगुनाह मानकर रिहा कर दिया। अब ईरान के अधिकारी कह रहे हैं कि हम उनके पासपोर्ट नहीं लौटाएंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने वतन वापसी के लिए इन लोगों की अपील पर गंभीरता से विचार करना शुरू कर दिया है, क्योंकि इनकी अपील का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। 5 में से 2 युवा मुंबई के हैं। मैं आपको हाथ जोड़ के विनती करता हूं सर कि हम लोग की वतन वापसी कर दो प्लीज सर, बिकॉज यहाँ पे हम लोग की हालत बहुत ज्यादा खराब है। दिन ब दिन खराब होते जा रही है। वायरल हुए इस वीडियो में दिख रहे ये 5 युवा लड़के भारत सरकार से रिहाई की अपील कर रहे हैं। ये ड्रग केस में ईरान की जेल में फंस गए थे। वहाँ की अदालत से निर्दोष साबित होने पर बाहर आ गए हैं, पर इनका कहना है कि इनके पासपोर्ट और दूसरे डॉक्यूमेंट इन्हें नहीं दिए जा रहे, जिससे ना तो ये अपने वतन लौट पा रहे हैं और ना ही वहाँ कुछ काम कर पा रहे हैं। ये वीडियो मैं चबहार से बना रहा हूँ, जो ईरान के सिस्तान बलूचिस्तान में है। हाँ, ये वही चबहार है जहाँ पे अपने हिंदुस्तान ने 200 मिलियन डॉलर का एक्सपोर्ट प्रोजेक्ट लिया गया है। यहाँ पे हम लोग सर पिछले 400 दिन से हम लोग जेल में थे। हम लोगों को एक झूठी केस में फंसाया गया था सर। हमारे एजेंट्स और शिप ओनर की वजह से हम लोग इस केस में फंसे गए थे। हम लोग लगभग 400 दिन निर्दोष होके जेल में कैद थे और हम लोग को रिहा कर दिया गया 9 मार्च 2021 में। हम लोग यहाँ पे निर्दोष पाने के बाद भी, ठीक है सर, हम लोग करप्ट नहीं थे, ना हम लोग कोई गलत काम किए थे। यहाँ पे भी हमने अपने हिंदुस्तान का नाम बरकरार रखा है सर। हमने कुछ भी गलत काम किया नहीं है। लेकिन फिर भी रिहा करने के बाद हम लोगों को ना ईरान ऑफिशियल्स ने कोई हमारे पासपोर्ट दिए हैं, ना कोई हमारे आइडेंटिफिकेशन डॉक्यूमेंट्स दिए गए हैं। इन लड़कों के मुताबिक एक एजेंट ने काम दिलाने के नाम पर झूठ बोलकर इन्हें ईरान भेजा था। इन 5 लड़कों में से 2 मुंबई के हैं। अनिकेत येनपुरे के पिता का बुरा हाल है। बहुत दिक्कत आ गई। घर फुल, हमारी फैमिली फुल डिस्टर्ब हो गई है। कुछ नहीं, मेरी मिसेस एक्सपायर हो गई है। मैं गुजारा करता हूँ। जो आए जाने का जो सब है ना, अनिकेत के ऊपर ही था। वो ही लेके आके हम लोग को, अभी मेरा भी 56 हो गया तो मेरा भी ये नहीं है, तो उसके ऊपर ही था। तो बहुत हम लोग ने गहना, मेरे बीवी का मंगलसूत्र, पूरा गहना बेच डाला और घर में लोन निकाले, पर्सनल लोन निकाले इसको जाने के लिए खर्चा। तो मेरी यही मांग है सबसे कि हमारे 5 लड़के को जितना जल्दी हो सके इंडिया वापस लाए। यही प्रार्थना है मेरी नरेंद्र मोदी जी से और भारत सरकार से। जब शाम येनपुरे ने अपने बेटे की विदेशी धरती पर गिरफ्तारी के बारे में सुना तो उनके पैरों तले जमीन खिसक गई थी। उसके बाद से ही वो अपने बेटे को देश वापस लाने की अपील किए जा रहे हैं।
ये बुजुर्ग मुंबई के ही रहने वाले दूसरे लड़के मंदार वर्लीकर के पिता मिलिंद वर्लीकर हैं। मिलिंद 6 महीने से बीमार है। मंदार परिवार में कमाने वाला इकलौता सदस्य है। हम लोग यही पॉजिटिव सोच रहे हैं कि जो कुछ है सरकार पूरी तरह से ध्यान दे के हमारे बच्चों को रिहा, क्योंकि उनके गवर्नमेंट ने उनको रिहा किया है। खाली वो सीडीसी और वो पासपोर्ट के लिए क्यों रुका के रखा है कुछ पता नहीं चल रहा है। आज उनकी जो परिस्थिति उधर एकदम नाजुक है, ऐसा वो लोग बता रहे हैं बार बार। उनका वीडियो देखा तो वो सब देख के मोदी जी को यही करते हैं कि उनको जल्द से जल्द रिहा करे। इन दोनों बुजुर्गों को अब सरकार से ही आस है कि वो इनके बच्चों को वापस लाएगी। इन दोनों परिवारों के लिए इनके घर के बेटे ही कमाई का एकमात्र जरिया थे, लेकिन 1 साल से ऊपर हुआ दोनों बेटे घर ही नहीं आ पाए हैं। और अब इन परिवारों ने यह खत विदेश मंत्रालय को भी लिखा है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भी लिखा है, सिर्फ इस उम्मीद के साथ कि इनके दोनों बेटे सिर्फ रिहा ही नहीं होंगे बल्कि सुरक्षित घर भी जल्द आएंगे। कैमरा पर्सन अनिकेत के साथ पंकज उपाध्याय, मुंबई, आज तक।